हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक चुड़ैल की भयानक और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये घटना आपको सोचने पर मजबूर करेगी, सावधान करेगी और शायद थोड़ा डरा भी देगी। इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तब शायद वह मैं बहुत छोटा होने से कुछ समझ में नहीं आया था। एक बात तब भी अनुभव में आ गई थी कि डर होता है और हमारे दृश्य जगत के परे भी एक दुनिया हुआ करती है। ये बात कुछ 25 से 30 वर्ष पूर्व की है। शहरों में अच्छी खासी बसावट हो गई थी, लेकिन आसपास के गांव को, विशेषकर नदियों जंगलों के पास के क्षेत्र तब भी सुनसान और रहस्यों से भरे हुआ करते थे। ऐसे ही एक जंगलात क्षेत्र में पहाड़ी काटकर सुरंग बनाई जा रही थी, जिसके मुख्य अभियंता अभय प्रताप सिंह थे। युवा इंजीनियर, विदेश से पढ़ाई पूरी करके आए हुए एक रजवाड़े से ताल्लुक़ रखने वाले अभय अपने नाम के अनुरूप ही निडर, साहसी या कहे दुस्साहसी प्रकृति के थे। जिन जंगलों के विषय में आसपास की जनजातियों में माना जाता था कि यहाँ आज भी डायने तंत्र साधना में रत रात्रि में स्वच्छंद विचरती हैं, चुड़ैलें अपना शिकार खोजा करती हैं, उन जंगलों में अभय प्रताप कभी कभी आधी रात तक भी साइट पर रुक जाया करते थे। उन्हें वहाँ के लोकल स्टाफ ने समझाने की बहुत कोशिश की। साहब, आप शहर से हैं, बाहर से पढ़े लिखे हैं, आपके लिए ये अब मनगढ़ंत भले ही हो, लेकिन यहाँ सैकड़ों सालों से चली आ रही भयानक सत्यता है। आप कम से कम कुछ लोगों को तो साथ रखा करें। अपने अर्दली मनोहर की इस बात पर अभय की मानो हंसी ही नहीं रुकी। हंसते हंसते उसने मनोहर के चेहरे पर चिंता कम, डर ज्यादा देखा। मनोहर, इतना डरते भी क्यों हो? 50 साल के तो तुम हो ही गए हो। कभी खुद भी कुछ अनुभव किया यहाँ, या बस सुनी सुनाई कहानी से डरे जा रहे हो? साहब, अपने बड़े साहब को फ़ोन से पूछ लेना। हम तो शाम के वक्त उस घटना को भी याद नहीं करेंगे जो आपसे ठीक पहले वाले इंजीनियर साहब के साथ हुई। मनोहर ये कहकर बिना अनुमति लिए ही मानो भागता हुआ सा अभय प्रताप के कमरे से निकल गया। हालांकि अभय इन सब बातों को दकियानुसी अफवाहें भरी मानता था, लेकिन उसने भी सुन रखा था कि उससे पहले के इंजीनियर ने यही साइट से 1 किलोमीटर दूर जंगल में आत्महत्या कर ली थी, जिसकी कोई ठोस वजह आज तक पता नहीं चल पाई थी। यही सब सोचते सोचते अभय ने अपने सीनियर मुखर्जी बाबू को फ़ोन मिला ही दिया। आरंभिक औपचारिकता और कार्य संबंधित बातचीत के बाद अभय प्रताप ने मुखर्जी साहब से पूछ ही लिया, सर, पिछले इंजीनियर राजीव बाबू के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसे आत्महत्या कर ली? लोग यहाँ, तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ? कोई मिला? कोई डर? मुखर्जी साहब ने बीच में बात काटते हुए बोला। अभय को अजीब लगा, लेकिन बात संभालते हुए उसने कहा, नहीं सर, मैं इन फालतू बातों में यकीन नहीं रखता। इन पर सोचने से भी भ्रम पैदा हुआ करते हैं, हेलुसिनेशन, यू नो। चलिए, मैं एक बार साइट संभाल कर आता हूँ। रात होने को है और फिर कोई मजदूर वहाँ जाना भी नहीं चाहेगा। फ़ोन रखते हुए वहाँ मुखर्जी साहब के चेहरे पर चिंता की स्पष्ट लकीरें नजर आने लगी थी। अभय प्रताप ने साइट पर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल उठाई और एक बार मनोहर को आवाज़ दी, जो शायद पहले ही अपने गांव की तरफ निकल चुका था। कुछ सोचकर अभय अकेले ही साइट की तरफ चल दिया। रात के 9 बजने वाले थे। मजदूर लगभग 1.5 घंटे पहले ही वहां से सामान समेटकर पास ही बनाए गए अस्थायी पड़ाव लौट चुके थे। ये सुरंग बन जाएगी तो दूसरी तरफ के शहर की दूरी 4 घंटे कम हो जाएगी। अभय सोचते सोचते बाइक एक तरफ खड़ी कर पैदल ही साइट की ओर चल पड़ा। हालांकि उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन चांदनी रात होने से आज उसे जलाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। साइट पर पहुंचते ही अभय को लगा कि कोई पीछे से उसकी तरफ ही आ रहा है। अभय को लगा कोई मजदूर या ठेकेदार अभी रह गया होगा इधर। पीछे मुड़ने पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक मादक सी खुशबू थी, चंदन, कस्तूरी, न जाने कैसी अजीब सी, लेकिन मुग्ध कर देने वाली। अभय को हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से कोई अभी अभी चलकर आया था। मुखर्जी साहब से हुई बातें उसके जहन में अभी भी गूंज रही थी। क्या तुम्हें भी कोई अनुभव हुआ?
अचानक से अभय ने खुद को संभाला और अपनी नादानी पर हंसने लगा। कहाँ तो मैं उनको समझा रहा था और कहाँ खुद ही भ्रमित होने लगा हूँ। साइड से वापस अपनी मोटरसाइकिल की तरफ अभय जब पहुँचा तो एकदम से चौंक गया। ताज़ा जूही के फूल, कुछ 5-7 फूल और एक गुलाब उसकी मोटरसाइकिल की सीट पर पड़े थे। ये कहाँ से आए? हवा भी इतनी तेज़ नहीं और आसपास जंगल में गुलाब, जूही के पौधे भी नहीं देखे। अभय को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने उन फूलों को सीट पर से झाड़कर मोटरसाइकिल उठाई और पास ही बने वन विभाग के क्वार्टर में आ गया, जहाँ एक कमरे में उसके रुकने का इंतज़ाम था। क्वार्टर में लगे टेलीफोन से अभय ने अपने माता पिता, पत्नी और 3 साल की बेटी से बात की, लेकिन आज हुई घटनाओं का जिक्र कुछ सोचकर टाल गया। रात को भोजन से निवृत्त हो लगभग 12 बजे अभय अपने बिस्तर पर लेटे हुए साइट पर हुई अजीब घटनाओं के विषय में सोचने लगा। कुछ देर बाद अचानक से फिर उसे वही तीव्र गंध आनी शुरू हुई। नींद से भरी आंखों और दिन भर की थकान ने इस लायक शायद छोड़ा ही नहीं था कि अभय उठकर उस गंध के स्रोत को ढूंढ सके। धीरे धीरे नींद के आगोश में डूबते हुए अभय को ये तो अंदाजा हो रहा था कि खिड़की पर कोई साया खड़ा हुआ उसे देखे जा रहा है। सुबह उठते उठते 9 बज चुके थे। अमूमन 6-7 बजे उठने वाला अभय 9 बजे उठा तो एक और आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सिरहाने वही 5-7 जूही के फूल और एक गुलाब बहुत करीने से रखे हुए थे। अभय को पहली बार कुछ चिंता सी हुई, लेकिन फिर स्टाफ या मनोहर की कारस्तानी समझकर उसने उन फूलों को पास रखे कूड़ेदान में फेंका और तैयार होकर साइट पर निकल लिया। साइट पर किसी भी स्टाफ या मनोहर से उसने पिछली रात की घटना की चर्चा नहीं की। शायद वो उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था जो उसे डराना चाह रहा था। दोपहर की चाय का वक्त हुआ तो सारा स्टाफ, मजदूर सब पेड़ों के नीचे सुस्ताने लगे। आज सबको अभय प्रताप का व्यवहार अजीब और बदला बदला सा लग रहा था। मनोहर ने देखा अभय की आंखें भी कुछ अलग और ऊपर चढ़ी सी लग रही थी। साहब, कल रात सोए नहीं क्या? मनोहर ने पूछ ही लिया। तो ये तुम्हारी कारस्तानी थी मनोहर। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझे अपनी कहानियों पर यकीन दिलाने के लिए ऐसा ही कुछ करोगे। वेल, नाइस ट्राई। अभय बोले जा रहा था और मनोहर बस उसकी आंखों को पढ़े जा रहा था जो पथरा सी गई थी। चाय का ब्रेक कुछ 30 मिनट का हुआ करता था, जिसे मजदूर स्टाफ 45 मिनट तक खींच ही लेते थे। ऐसे में अभय प्रताप सिगरेट लेकर कुछ जंगल की तरफ चला जाया करता था। आज भी उस तरफ बढ़ते हुए अभय ने सिगरेट जला ली और कश खींचते हुए मनोहर की हरकतों को सोचकर मुस्कुराने लगा। अभी कुछ 300 मीटर ही चला होगा कि फिर वही तेज सुगंध, मुग्ध कर देने वाली मादक गंध। अभय ने चारों तरफ तेजी से घूमकर देखा कि कहीं ये मनोहर की कारस्तानी तो नहीं, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। उसने महसूस किया कि ये गंध एक खास दिशा से चली आ रही है। अभय ने उसी तरफ जाकर सत्य जानने का फैसला किया। चलते चलते जैसे जैसे वो आगे बढ़ा जा रहा था, गंध तेज होती जा रही थी, इतनी कि मानो सिर फटने लगे खुशबू से ही। कुछ दूर चलने पर जब कुछ भी नजर नहीं आया तो अभय प्रताप ने वापस लौटने का फैसला किया। उसे जंगल में आए 1 घंटे के करीब हो गया था। संभवतः मजदूर स्टाफ कोई उसे खोज रहा हो, ये सोचकर अभय तेजी से वापस चलने लगा। ओ इंजीनियर साहब, अरे ओ साहब। एक मधुर से स्वर ने अभय के कदमों को मानो अपने स्थान पर जड़ कर दिया था। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई 25-26 साल की युवती खड़ी थी। आश्चर्यजनक कर देने वाला सौंदर्य। अभय मानो अवाक सा खड़ा उसे देखता ही रह गया। युवती मुस्कुराते हुए पास आई। क्यों बाबूजी, आज साइड से इतना दूर कैसे निकल आए? तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो कि मैं इंजीनियर हूँ? साहब, मैं तो पास के गांव में रहती हूँ। वहाँ के वैद्य मेरे पिताजी हैं। उनकी दवाइयों के लिए जड़ी बूटी वगैरह तोड़ने कभी कभी जंगल में आ जाती हूँ। आप लोगों को काम करते देखा है बहुत बार, तो पता लग ही जाता है ना कि कौन साहब है और कौन मजदूर। लड़की बोले जा रही थी और अभय बस उसे मानो निहारे जा रहा था। इतना सौंदर्य, वो भी इन जंगलों से घिरे छोटे गांव में। अभय सोच में पड़ गया था। उसका ध्यान अब लड़की की तेज हंसी से टूटा। अरे, कहाँ खो गए साहब? कुछ नहीं, अभय ने झेपते हुए कहा। तुम मनोहर के गांव से हो? अरे साहब, उस नासपीटे को मत बता देना कि हम मिले, नहीं तो मेरे बाबा से शिकायत कर देगा। लड़की ने इतनी मासूमियत से घबराते हुए कहा कि अभय की हंसी छूट गई।
चलो, नहीं कहेंगे किसी से। अच्छा, हमको भी जड़ी बूटी का कुछ ज्ञान दो। साहब अभी तो जाइए, कल दोपहर बाद आना आप, मैं समझा दूंगी यहाँ जंगल में क्या क्या पाया जाता है। लड़की बोली और घूमकर तेजी से वापस जंगल में जाने लगी। अभय को यूं लगा मानो उसका कुछ छिन सा गया हो। एक अजीब सी तड़प उसे परेशान करने लगी। बुझे मन से अभय वापस साइड पर लौटा, लेकिन अब वो खुशबू उसके साथ ही थी हर वक्त, और अब उसे इसका जैसे कोई ध्यान ही नहीं था, या ध्यान वो देना ही नहीं चाहता था। उसे बस वो युवती याद आ रही थी, उसकी बातें, मासूमियत, अतुलनीय सौंदर्य। अभय साइड पर रुका भी नहीं, बिना बोले चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर मानो गिर सा गया। उस रात ना उसने खाना खाया, ना घर फोन किया। उसे बस अगले दिन के दोपहर की प्रतीक्षा थी, जब वो उस अप्रतिम सौंदर्य वाली युवती से मिलेगा। मनोहर ने शायद ये सब महसूस कर लिया था। वो वैसे भी पुराने इंजीनियर की मृत्यु के बाद सजग हो गया था। खुद की रक्षा के लिए उसने काली मंदिर के बाबा से रक्षा सूत्र बनवाकर गले में पहन ही रखा था। उसने अभय की हरकतों पर गौर किया। जंगल में जाना, 1.5-2 घंटे बाद लौटना और सीधे कमरे पर चले जाना। अगले दिन अभय कमरे से ऐसे वक्त पर निकला जब दोपहर होने वाली ही थी। उसका एक ही उद्देश्य था, जल्द से जल्द उस युवती से मिलना। उसे मानो एक हुक सी उठ रही थी, जैसे वो उस युवती को कई जन्मों से जानता हो, जैसे वो कोई अनजान नहीं, उसके ही अस्तित्व का एक भाग हो। साइड पर मोटरसाइकिल खड़ी कर बिना किसी से बातचीत किए अभय मानो भागता हुआ सा जंगल में घुस गया। लेकिन आज मनोहर भी तैयार था। वो भी अभय के पीछे दौड़ा। कुछ 300 मीटर के बाद मनोहर का पैर एक मजबूती सी जड़ में उलझा और नीचे गिरते हुए उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। मनोहर के होश धीरे धीरे गुम हो रहे थे और उधर अभय अपने गंतव्य तक पहुंच चुका था। आज वो युवती पहले से वहां मौजूद थी, कल से भी ज्यादा सजी हुई। वही मादक चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में मोह लेने वाली चमक। अभय ने दौड़कर उसके दोनों हाथों को थाम लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ और मानो नींद से जागा हूँ। अब तक यूं ही जिया जा रहा था, अब जीने का मकसद मिला है। युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। इंजीनियर बाबू, मेरा नाम कोमल है और आपको ऐसा वैसा क्यों लग रहा है ये मैं कैसे बताऊं। वैद्य की बेटी हूँ, ज्योतिषी की नहीं। चलो आपको जंगल की जड़ी बूटी दिखाऊं। अभय मंत्रमुग्ध सा उसके साथ चलने लगा। दोपहर की शाम हो गई। कोमल बोले जा रही थी, लेकिन अभय सुन नहीं रहा था। उसके चक्षुओं के सिवा मानो कोई अन्य इंद्रिय का अस्तित्व ही अब नहीं रहा था। वो बस अपलक कोमल को देखे जा रहा था। प्रेम हो जाएगा इंजीनियर बाबू, ऐसे ना देखो आप, कोमल ने कनखियों से अभय की तरफ देखते हुए कहा। कोमल, प्रेम उसी क्षण हो गया था मुझे जब कल मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, और तुम्हें मेरा प्रणय स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा मैं यही प्राण त्याग दूंगा। अभय मानो रुआंसा सा होकर बोला। अभय बाबू, कितने आत्महत्या करेंगे मेरे प्रेम में? आप तो कम से कम रहने ही दीजिए। कोमल के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी। इसका मतलब तुमको मेरा प्रेम स्वीकार है? अभय चहकने लगा था। उसकी 2 ही दिनों में मुर्दा हो चुकी आंखों में भी चमक आ गई। यदि मैं 2 ही मुलाकातों में हाँ कर दूं, तो आप मेरे चरित्र को हीनता की दृष्टि से नहीं देखेंगे अभय बाबू? कोमल ने छेड़ने के अंदाज में पूछा। तुम्हें मैं देवी की तरह पूजूंगा कोमल। मेरे जीवित रहने का आधार ही अब मानो तुम हो। अभय घुटनों पर आ गया था कहते कहते। और कोई ये सब देख रहा होता, मनोहर यहाँ होता, तो शायद ये आश्चर्यजनक घटना लगती उसे। बिना किसी को जाने, बिना सत्यता परखे 2 ही मुलाकातों में एक व्यक्ति किसी युवती को प्रणय निवेदन कर रहा है, और कितनी आसानी से वो मान भी गई है। लेकिन वहाँ कोई नहीं था देखने को। मनोहर बेहोश था और दूसरे किसी को अभय पर जरा भी शक नहीं था। कोमल ने पिछले दिन की ही तरह गोपनीयता की शर्त के साथ विदा ली। बुझे मन से ही सही, आज अभय खुश होकर लौट रहा था। वापस साइट पर आया तो मनोहर के साथ हुई दुर्घटना उसे ज्ञात हुई। जब पता चला कि मनोहर उसका पीछा करते हुए गिरा था, तो अभय को बहुत हंसी भी आई। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आज से तो समझो मैं जिंदगी जीना शुरू किया हूँ। तुम अब मेरी चिंता मत किया करो मनोहर। अभय बोलता जा रहा था और मनोहर उसकी पत्थर सी आंखें पढ़कर सहम सा रहा था। ऐसी ही आंखें पिछले इंजीनियर की हो गई थी। उसे याद आने लगी थी
6 महीना पहले की घटनाएं। क्या मैं खुलकर बात करूं? साहब शायद बता दे कि उनको क्या अनुभव हो रहे हैं। मनोहर सोच ही रहा था कि अभय ने टोकने के अंदाज में कहा, मैंने बोला ना मेरे बारे में मत सोचो, और पिछले इंजीनियर की बातें क्यों याद कर रहे हो? मनोहर के अब पसीने छूटने लगे थे। साहब को कैसे पता कि मैंने क्या सोचा? साहब अब अपने काबू में नहीं रहे। सोचते सोचते मनोहर उठा और गांव की ओर निकल गया। अगले दिन उसने पत्र भिजवा दिया था कि वो अब से काम पर नहीं आएगा, कोई दूसरा अर्दली ढूंढ लिया जाए। खैर, अभय के जीवन में मानो अब नए पंख लग गए थे, जिस पर वो कोमल के साथ पूरी तरह अलग ही दुनिया बसाने का ख्वाब बुनने लगा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अभय रोजाना जंगल में दोपहर में जाता और शाम बाद लौटता। बहुत खुश दिखता था, लेकिन आंखें पत्थर हुई जा रही थी। वापस लौट आने के बाद भी उसके इर्द गिर्द एक तेज खुशबू रहा करती थी, जो अब अन्य लोग, मजदूर वगैरह भी महसूस करने लगे थे। घर बात किए हुए भी उसे 3 हफ्ते हो चुके थे। उसे अब सिर्फ कोमल ही चाहिए थी। वही उसका जीवन थी और वही उसका सब कुछ। एक दिन जब वो जंगल में उस स्थान पर गया जहाँ रोजाना कोमल मिला करती थी, तो वहाँ एक वृद्ध कुरूप औरत बैठी मिली। बदबूदार झुर्रियों वाला शरीर, लंबे काले सफ़ेद बाल और आंखें ऐसी गहरी कि देखने से डर लगे। लेकिन अभय कोमल के प्रेम जाल में ऐसा फंसा हुआ था कि कोई भी अन्य भाव उसे अब महसूस ही नहीं होता था, डर भी नहीं। ए माई, यहाँ एक सुंदरी सी युवती को देखा क्या? कोमल नाम है उसका। अभय ने उस बुढ़िया को झकझोरते हुए पूछा। ए माई, बता ना, बोलना। अब अभय को झुंझलाहट हो रही थी। वो बूढ़ी कुछ भी बोल नहीं रही थी। ए बूढ़ी, पागल है या गूंगी बहरी? बताती क्यों नहीं? अब की बार उस बुढ़िया ने चेहरा उठाकर अभय की तरफ देखा, घिनौना डरावना चेहरा। अभय बाबू, आओ मेरे पास, अपनी कोमल के पास। बुढ़िया ने हंसते हुए हाथ अभय की ओर बढ़ाया। अभय पीछे हटा। ए दूर हट मुझसे, गंदी बुढ़िया। बुढ़िया उठी और एकदम से जवान देह में परिवर्तित होकर कोमल के रूप में आ गई। अभय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कोमल, ये क्या था? कोई जादू या नज़र का धोखा? ये तुमने कैसे किया? तुम वैद्य की बेटी हो या जादूगर की? कोमल ने रहस्यमय अंदाज में कहा। आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहा करूंगी अभय बाबू, हर वक्त। तुमको कोई एतराज़ हो तो अभी भी मना कर सकते हो। अरे, मैं क्यों मना करूंगा? लेकिन तुम्हारे घर वाले, यहाँ लोग क्या कहेंगे? अभय को आश्चर्य भी हो रहा था और साथ ही खुशी भी। मेरे घर वालों की छोड़ो, और यहाँ भी कोई कुछ नहीं कहेगा। बस तुम यहाँ लोगों के सामने मुझसे बात मत करना, मानो मुझे जानते ही नहीं हो। वैसे भी सब 7 बजे चले ही जाते हैं। कोमल की यह बात अभय को बहुत अच्छी लगी। मोह पाश में बुरी तरह बंधा हुआ वो बेचारा ये भी भूल गया कि यह अप्रतिम सौंदर्य अभी एक घृणित स्वरूप में विभत्स भेष लिए बैठा था। कोमल अभय के साथ साइड पर आ गई और एक तरफ जाकर बैठ गई। अभय ने उसे कहे अनुसार उसकी तरफ देखना बंद कर दिया था, ताकि कोई उन दोनों के संबंध पर प्रश्न ना उठाए। इस तरह से अब कोमल 24 घंटे अभय के साथ रहने लगी थी। दिन में दूर दूर बैठ और रात्रि में अभय की अंकशायनी बनकर उसके कक्ष में। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिछले लगभग 1.5 महीने से अभय ने घर पर एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। घर से जब भी फ़ोन आता था तो काम का बहाना कर 1 मिनट में फ़ोन काट दिया करता था। उसका ये व्यवहार अब परिवार वालों को खटकने लगा था। आखिरकार उसके पिता ने निश्चय किया कि साइट पर स्वयं जाकर अभय से मिला जाए। अभय के पिता मेरे ताऊ जी के अच्छे मित्र थे और दोनों ही अपने रिटायर्ड जीवन की शामें अपने भाई के लोगों के साथ भजन आदि करके बिताया करते थे। मेरे ताऊ जी स्वयं भगवान शिव के परम भक्त व उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य थे। अभय के पिताजी ने ताऊ जी से आग्रह किया कि वो भी साथ ही चले। ताऊ जी सहर्ष तैयार हो गए और अगले दिन दोनों जीप लेकर उस जंगल की साइड की ओर रवाना हुए। ये यात्रा अभय को बिना बताए की जा रही थी, लेकिन कोमल ने रहस्यमय अंदाज में पहले उसे बता दिया था कि तुम्हारे घर से आज कोई आ रहा है, भोजन आदि की व्यवस्था करो और मैं दूर से देखूंगी, मेरा जिक्र मत करना। दोपहर बाद लगभग 4 बजे अभय के पिता हनुमंत सिंह और ताऊ जी अभय के क्वार्टर पहुंचे। उनको अभय सामने से स्वागत में आता दिखा। प्रसन्न, लेकिन 2 ही महीने पहले का 80 किलो का जवान आज लगभग 55-58 किलो का कृशकाय जर्जरित, आंखें किसी मुर्दे की सी, नाखून बढ़े हुए, देह से अजीब दुर्गंध, लेकिन फिर भी प्रसन्न और अजीब सी मस्ती में मस्त। हनुमंत सिंह जी को जहाँ ये देखकर झटका सा लगा था,
वहीं ताऊ जी की त्योरियां चढ़ गई थी। उनके नथनों में सड़े मांस और रुधिर की बदबू आने लगी थी। ये क्या हाल बना रखा है? अभय पागल हो गए हो क्या यहाँ आकर? पिता के इस जवाब पर अभय एक तरफ देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगा। हाँ पिताजी, प्रेम में पागल। इस स्थान से प्रेम सा हो गया है। ताऊ जी चारों तरफ नजर घुमाकर देख रहे थे, लेकिन उनको कोई नहीं दिखा। किनारे खड़ी कोमल भी नहीं। वैसे भी कोमल किसी को नहीं दिखा करती थी वहाँ, अभय के सिवा। ताऊ जी ने हनुमंत सिंह जी का कंधा दबाते हुए धीरे से कहा, अंदर चलो हुकुम, यहाँ हम सही समय पर आए हैं और इस बेचारे को अभी कुछ मत कहो, ये आपे में नहीं है। ताऊ जी के इशारे पर तब चुप हो गए हनुमंत सिंह जी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू झलक आए थे अपने बेटे की हालत पर। उस रात ताऊ जी ने भगवान शिव के अघोरास्त्र पाठ के पूजन हवन से प्राप्त भस्म को अभय के कमरे और उसके वस्त्रों पर छिड़क दिया था। ये एक तरह की परीक्षा थी जिसका उन्हें शक था, उसकी पुष्टि करने की परीक्षा। रात हुई, भोजन आदि से निवृत्त हो हनुमंत सिंह जी और ताऊ जी को उनके कमरे में छोड़कर अभय अपने कमरे में पहुंचा और 2 ही मिनट में फूट फूट कर रोने लगा, चिल्लाने लगा। हनुमंत सिंह जी चिंतित होकर उठे तो ताऊ जी ने उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहा, रुको हुकुम, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आओ चलकर देखे क्या खाए जा रहा था अपने बच्चे को। अभय के कमरे में पहुंचकर वहां का दृश्य देखते ही हनुमंत सिंह जी के पैरों से जमीन खिसक गई। अभय ने दीवार पर मारकर अपना सिर फोड़ लिया था और कपड़े फाड़कर लगभग नग्न खड़ा हो रहा था। हनुमंत सिंह जी भागकर उसके पास पहुंचे और उसे संभाला। बेटा क्यों रो रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? सिर फोड़ लिया अपना। हनुमंत सिंह जी खुद रोने लगे थे बेटे की हालत देखकर। पापा वो देखो, कोमल अंदर नहीं आ पा रही है, पागलों की तरह खिड़की की ओर देखते हुए अभय ने कहा। तब ताऊ जी की चौंकने की बारी थी। खिड़की पर नजर पड़ते ही वे भौचक्के रह गए। वहां क्रोध में आंखें लाल किए हुए, बाल बिखरे हुए वही विभत्स स्वरूप वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। शायद कोमल अपने वास्तविक रूप में थी। ताऊ जी ने भागकर खिड़की बंद की और तुरंत अभिमंत्रित जल अभय पर छिड़का, जिससे धड़ाम की आवाज के साथ अभय गिर पड़ा। हनुमंत सिंह जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके सामने उनका बेटा बेहोश पड़ा था और उसके सिर से खून बह जा रहा था। पंडित जी, क्या हो गया मेरे अभय को? हनुमंत सिंह जी ने आंसू पोंछते हुए ताऊ जी से पूछा। ताऊ जी ने कहा, देखो हुकुम, ये जो भी है मेरे वश के बाहर की समस्या है। मैंने रोक भले ही दिया हो, लेकिन अभय को इससे हमेशा के लिए छुटवाना मेरे बस का नहीं है। कोई भीषण शक्ति ने अभय को चपेट में ले लिया है और शायद इसे बहुत जल्दी खत्म भी कर देगी। ये सुनते ही हनुमंत सिंह जी फूट फूट कर रोने लगे। बचा लीजिए पंडित जी, आप रोक सकते हैं तो बचा भी सकते हैं। नहीं हुकुम, ये मेरी सीमा है, इतना ही कर सकता था, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसे कौन बचा सकता है। ताऊ जी ने जिस विश्वास से कहा था, उसने हनुमंत सिंह जी के प्राणों में मानो वापस से जान फूंक दी थी और उनके प्राण मानो वापस लौट आए थे। एक काम करो हुकुम, अभय के हाथ पैर बांधो। होश में आते ही ये फिर से खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। हमें इसे जल्द से जल्द जयपुर ले चलना है। मेरे छोटे भाई के गुरुदेव ही मेरी नज़र में इतने सक्षम है जो इस बला से अभय का पीछा छुड़वा दे। ताऊ जी के ये कहते ही हनुमंत सिंह जी ने अभय को बांधना शुरू कर दिया था। ताऊ जी फिर से आसन लगाकर पूजा में बैठ गए ताकि रास्ते में कोई व्यवधान व बला वहाँ पे ना कुछ कर सके और वे अभय को सुरक्षित अपने छोटे भाई के गुरु के यहाँ पहुँचा सके। सुबह लगभग 4 बजे अभय को बेहोशी की हालत में जीप में डालकर वे जयपुर रवाना हुए। ताऊ जी के छोटे भाई के घर यानी हमारे घर। पिताजी को रात को ही फ़ोन आ गया था कि समस्या बहुत भारी है, गुरुजी को घर बुलवा लेना। मैं कोई 5-6 साल का था उस वक्त, और जो हुआ वो कुछ ऐसे था। सुबह उठकर तैयार होकर हम स्कूल पहुँचे। वापस आए तो गुरुजी घर आए हुए थे। कुछ भी ना समझते हुए भी गुरुजी के पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज माहौल अजीब सा था। कुछ अनजान लोग भी थे वहाँ और ताऊ जी भी। सब गंभीर और गुरुजी मन मन मुस्कुराते बैठे हुए थे। मुझे सीधे आदेश मिला, कमरे में जाऊं और मम्मी के पास बैठ जाऊं दरवाज़ा बंद करके। जाते जाते मैंने देखा एक पागल सा आदमी बना हुआ था। ये वही अभय प्रताप सिंह था। कोमल अभी भी उसके पास खड़ी थी और सिर्फ 2 ही लोग उसे देख पा रहे थे, अभय और गुरुजी। गुरुजी उसे ही देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे और कोमल वहाँ खड़ी अट्टहास कर रही थी, साथ ही अभय भी। उसकी हरकतों से डरे हनुमंत सिंह जी ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। बाबा जी,
ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, जवानी में गलती कर दिया करते हैं युवा, आपके बेटे ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी। गुरुजी कोई लड़की का चक्कर है क्या? हनुमंत सिंह जी ने पूछा। हाँ, औरत ही है, उधर कोने में खड़ी हंस रही है। गुरुजी खाली पड़े कोने को देखते हुए बोले, औरत कहाँ? बाबा जी हमको कहीं कोई नहीं दिख रहा, कोई भूतनी है क्या? अब की बार ताऊ जी ने सवाल दागा था। नहीं भाई, भूत वगैरह तो तुम ही भगा देते, ये तो चुड़ैल है और वो भी सिद्ध। सिद्ध चुड़ैल? ताऊ जी गुरुजी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोले, हाँ, लेकिन ये अभय हंस क्यों रहा है? हनुमंत सिंह जी चिंतित होते हुए पूछे। हंस इसलिए रहा है क्योंकि इसे और इसकी चुड़ैल को यही यकीन है कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी बोले, और पिताजी को कहकर सरसों का तेल मंगवाया। इसे कसकर बांधे रखना, अभी हंस रहा है फिर रोएगा। गुरुजी बोलकर उठे और तेल लेकर छत पर चले गए। तेल पर अघोर मंत्रों से शक्ति का आवाहन कर गुरुजी मंत्रों को जगाने लगे। ये क्रिया कुछ 2 घंटे चली होगी, जिसमें आधे घंटे बाद ही अभय फूट फूट कर रोने लगा था और तड़पने लगा था। सबके नाम ले लेकर गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मर जाऊंगा। लेकिन गुरुजी के स्पष्ट आदेश थे कि उसे खोलना नहीं है। 2 घंटे बाद गुरुजी तेल लेकर उतरे और अभय को कसकर पकड़ने को बोले। 6 लोगों ने उसे कसकर पकड़कर स्थिर किया। तब गुरुजी ने वो तेल उसके दोनों नथुनों, कानों और आंखों में डाला। अचानक से पूरे घर में अजीब सी मांस जलने की गंध आने लगी। धुआं होने लगा और जोर जोर से चीखता हुआ अभय एकदम से बेहोश हो गया। खोल दो अब इसे, ये ठीक है, गुरुजी ने हंसते हुए बोला। गुरुजी ये हंसते हंसते अचानक कैसे रोने लगा था? पिताजी ने पूछा। बेटा, पहले ऐसे हंस रहा था कि ये बूढ़ा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब इसकी माशुका को दिख गया कि अब खत्म होने का समय आ गया, तब बिछड़ने के गम में दोनों रोने लगे थे। फिर गुरुजी ने बताना शुरू किया। वो चुड़ैल वहाँ जंगलों में 100 साल से पहले से है और हर 4-6 साल में एक युवक को मार कर ले जाती है अपने साथ। अब इसका कल्याण होना था और अभय का जीवन अभी बाकी था, इसलिए ये सब हुआ। आगे से ऐसा ना हो, इसका प्रबंध भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि एक बार ऐसी घटना होने पर हमारा नैसर्गिक ऊर्जा कवच ऑरा खंडित हो जाया करता है, जिससे भविष्य में भी ऐसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है। ये एक सच्ची कहानी है, बस जगह के नाम, पात्र सब बदल दिए गए हैं। अभय प्रताप सिंह आज एक सामान्य गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और फिर दोबारा उनको वो चुड़ैल कभी नहीं दिखी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। हर हर महादेव।